भाई सुनो, सीन कुछ ऐसा है। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 62 आ चुका है। और यार इस बार तो पूरा माहौल ही अलग है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कोरिया के ऊपर एक एस रैंक गेट खुल चुका था। जैसे ही वो गेट खुला, पूरा देश पैनिक मोड में चला गया। हर कोई टेंशन में था क्योंकि भाई लास्ट टाइम जब जेजू आइलैंड में ऐसा गेट खुला था, तो क्या तबाही मची थी वो तो याद ही है ना। अब सीन कट करता है हंटर्स की मीटिंग पर, जहां सारे एस रैंक हंटर्स जमा हुए हैं। चेयरमैन वू जिन चुल खुद मीटिंग लीड कर रहे हैं। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है, लिटरली कोई कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा क्योंकि सबको जेजू वाला मैसेकर याद है। और वहीं पर हमारे भाई गो गनही जैसा चिल बंदा बैठा है जो कह रहा है, अरे भाई इतना डर क्यों रहे हो। पर असल में वो खुद भी कंफ्यूज था क्योंकि उसने कभी एस रैंक गेट का सामना ही नहीं किया था। अब एंट्री होती है बैरू की। भाई जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, पूरा वाइब बदल जाता है। वो कामली कहता है, पिछले वर्ल्ड में एस रैंक गेट का जो फाइनल बॉस था, वो कोई और नहीं, मैं खुद था। और ये सुन के सब लिटरली चौंक जाते हैं। इवन संगजिन वो भी शॉक में था। सोचो ब्रो, अगर बैरू खुद उस गेट का बॉस था, तो इमेजिन करो वो कितना पावरफुल रहा होगा उस टाइम पर। अब मीटिंग रूम में थोड़ा क्योस सा हो जाता है। चोई जोंगिन बोलता है, अरे ये तो वही एंट है जो हमने पहले भी देखा था, हंटर संगजिन वू की आर्मी वाला। सबको थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। बैरू का ऑरा पूरे रूम में फैल जाता है और ब्रो उस समय एटमॉस्फेयर इतना इंटेंस हो जाता है कि सबको उसकी पावर का ग्लिम्स मिल जाता है। फिर बैरू फुल ड्रामेटिक मोड में बोलता है, पिछली दुनिया में तुम सब ने मेरे जैसे क्रीचर्स को फेस किया था, और अब भी तुम उतने ही कमजोर हो। मेरे सामने तो तुम बस खाना हो। और वो हंसने लगता है। यार वो वाइब भी अलग थी, पूरा विलेन मूवमेंट था। लेकिन तभी संगजिनबू एक सॉलिड पंच लगाता है बैरू को और गुस्से में बोलता है, तू हमारे साथियों को डराने की कोशिश क्यों कर रहा है। बैरू तुरंत घबरा के बोलता है, सॉरी, यंग मोनार्क थोड़ा अपने पुराने रोल में घुस गया था, बहुत टाइम हो गया उस पावर को महसूस किए हुए। और यार उस पल पर वाइब थोड़ी इमोशनल भी थी, क्योंकि बैरू पहले कितना डेंजरस था, अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक अ लॉयल पपी। फिर चोई जोंगिन बोलता है, अगर बैरू इतना पावरफुल था तो क्या हम इस एस रैंक गेट को साथ मिलकर क्लियर कर सकते हैं। संग जिनवू शांत होकर जवाब देता है, शायद नहीं। अब वाला बैरू पहले जैसा नहीं रहा, उसने अपनी ओरिजिनल पावर खो दी है। ये सुनते ही बैरू थोड़ा हर्ट हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, मैं यूजलेस नहीं हूं। पूरा रूम फिर से टेंस हो जाता है। उधर दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि अरांटे जोंगसू और हंटर डोंगुक आपस में बात कर रहे हैं कि भाई ये लोग किस दुनिया की बातें कर रहे हैं, ये प्रीवियस वर्ल्ड क्या है। क्योंकि ब्रो सबको अपने पुराने वर्ल्ड की मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, पर इन दोनों को कुछ याद नहीं है। तब छेंगचो बोलता है, एक्सप्लेन करने से बेटर है एक्सपीरियंस करवाना। संग, तू अपने पावर्स से इनकी मेमोरीज वापस ला सकता है। संग मुस्कुराता है, ट्राई कर लेते हैं। वो अपने पावर्स से दोनों को टच करता है और धीरे धीरे उनके अंदर ऑरा फ्लो करने लगता है। अचानक दोनों की आईज चमक उठती हैं, मेमोरीज फ्लैशबैक मोड में आने लगती हैं। जेजू आइलैंड, पुराने फाइट्स, पुरानी दुनिया, सब कुछ सामने आ जाता है। दोनों कांपने लगते हैं क्योंकि ब्रो सोचो, रियलाइज हो कि तुम्हारा पुराना वर्ल्ड रीसेट हो चुका है और अब फिर से वही नाइटमेयर दोहराने वाला है। चेयरमैन वूजिन बोलना शुरू करता है और उसकी आवाज में साफ टेंशन झलक रही होती है। वो सबको बताता है कि किसी भी गेट के खुलने के 7 दिन बाद डंजन ब्रेक होना ऑलमोस्ट कंफर्म्ड होता है। लेकिन इस बार का सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एस रैंक गेट सीधा शहर के बीचों बीच हवा में लोगों के सिर के ऊपर खुला है। सोचो ब्रो, अगर इतना बड़ा डंजन ब्रेक हुआ तो नीचे पूरा सिटी डस्ट बन जाएगा, लिटरली कोई चांस नहीं बचेगा। सब लोग शॉक में हैं। और तभी हंटर जोंगसू थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हुए कहता है, अगर गेट आसमान में है तो ब्रेक होने के बाद मॉन्स्टर्स ऊपर से गिरेंगे और गिरते ही खत्म हो जाएंगे, राइट। लेकिन चेयरमैन बताता है कि सीन उतना सिंपल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि वो गेट स्लोली नीचे आ रहा है। पहले बहुत ऊपर था पर अब थोड़ा नीचे मूव कर चुका है। मतलब साफ है, 7 दिन बाद जब डंजन ब्रेक होगा वो गेट सीधा कोरिया की बीचों बीच होगा। ये सुन के पूरा हॉल चुप हो जाता है। सबके फेसेस पर डिसबिलीफ लिखा हुआ है कि क्या सच में एक मूविंग गेट एग्जिस्ट कर सकता है। कोई बोल नहीं पाता। अब सबको समझ में आ जाता है कि इस बार एस्केप पॉसिबल नहीं है। ईदर वी क्लियर इट और वी आर फिनिश्ड। अब हंटर बैक बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि हम लोग तो इथरिंग से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, और ऊपर से ये एस रैंक गेट खुल गया, ये तो डबल नाइटमेयर हो गया। फिर वो सू की तरफ देखता है और कहता है, तूने ऑलरेडी एस रैंक हंटर डोंगसू को हरा दिया था। मतलब तेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि तू बाकी सभी एस रैंक हंटर्स को भी पीछे छोड़ सकता है। अगर ये पैटर्न चलता रहा तो इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे शोल्डर्स पर ही आने वाली है। वो सोचता है, मैं भी तो एस रैंक हंटर हूँ, लेकिन अब मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ, क्या मैं वाकई उतना केपेबल हूँ। इसी बीच बाकी एस रैंक हंटर्स भी डीप थॉट्स में चले जाते हैं। ताई क्यों बोलता है, अगर पिछले वर्ल्ड वाले वो लोग इस बार हमारे साथ होते तो शायद सब आसान होता। चोई जोंगिन धीरे से कहता है, काश हंटर संग जिन वो इस बार भी हमारे साथ होता। ये सुनकर सू के दिल में थोड़ा
पिंच लगता है। वो क्लियरली फील करता है कि सब उसके फादर की एब्सेंस को मिस कर रहे हैं और साथ ही उसे डाउट करने लगे हैं कि वो जगह ले भी पाएगा या नहीं। तभी बैरू आगे बढ़ता है और कहता है, यंग मोनार्क, खुद को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मत समझो। जब मेरे किंग संग जिन वू ने मुझे हराया था, तब वो मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। सू ये सुन के थोड़ा हिल जाता है, सोचता है, अगर मेरे डैड का लेवल मुझसे इतना ज्यादा था, तो क्या मैं ये गेट कभी क्लियर कर भी पाऊंगा? क्या ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है? लेकिन तभी उसे वो पुरानी बात याद आती है, जब उसने खुद से वादा किया था, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज मेरे लिए नहीं होती। वो डीप ब्रेथ लेता है और बाकी हंटर्स को देखता है। सबके फेसेस पर डर और चिंता साफ झलक रही है। सू धीरे धीरे बोलता है, सब लोग मेरे फादर की एब्सेंस को फील कर रहे हैं, लेकिन भाई रेडी हो या ना हो, गेट तो खुल चुका है। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। अब वो खुद से सोचने लगता है, मुझे ऐसा कुछ करना होगा जो मेरे फादर ने भी कभी ट्राई नहीं किया हो। तभी अचानक सिस्टम एक्टिवेट होता है और एक मैसिव नोटिफिकेशन पैनल उसके सामने खुल जाता है। पैनल पर लिखा होता है, क्वेस्ट द एस रैंक गेट, ऑब्जेक्टिव मोबिलाइज एवरीथिंग द प्लेयर कैन डू टू क्लियर द फ्लोटिंग एस रैंक गेट। सू की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एवरीथिंग द प्लेयर कैन डू, इसका मतलब क्या है? वो सोच में डूबा होता है। तभी उसे पीछे से किसी के हाथ का एहसास होता है। वो झट से मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो फिर पैनल को घूरता है और सोचता है, सिस्टम कुछ कह रहा है, जवाब शायद इसी के अंदर छुपा है। अब वो बैक की तरफ मुड़कर कहता है, तू भी तो ब्राउलर टाइप हंटर है ना मेरी तरह? बैक सिर हिलाता है, हाँ करेक्ट। सू बोलता है, मुझे याद है पिछले डंजन में मैंने कुछ ऐसा पाया था जो शायद अब काम आ जाए। मैंने उसका नाम नहीं रखा था, लेकिन वो बोलता है, फॉर द नेम, अभी के लिए मैं इसे कहूंगा वाइट टाइगर फिस्ट। वाइट टाइगर क्योंकि बैकहो गिल्ड का नाम वही है, और फिस्ट क्योंकि बैक हमेशा अपने हाथों से लड़ता है। मतलब भाई प्योर हैंड टू हैंड कॉम्बैट किंग वाइब। अब सू अपने शैडो सोल्जर्स को समन करता है और पहली बार वो अपनी एबिलिटी को अलग तरीके से यूज करता है। वो अपने शैडोज को फ्यूज करके एक गॉन्टलेट बनाता है, काला धुएं जैसा एनर्जी वाइब देता हुआ, और वो उसे नाम देता है बैक्यूनो, लेवल 1 शैडो इक्विपमेंट। अब सीन कट होता है सू और बैक्यूनो के ट्रेनिंग सेटअप पर। सू बोलता है, भाई तेरे पास टाइम है? मुझे कुछ टेस्ट करना है और इसमें मुझे तेरी हेल्प चाहिए। बैक हंसते हुए बोलता है, ओके ब्रो, लेट्स डू दिस। दोनों सारे एस रैंक हंटर्स को लेके एक बी रैंक डंजन में पहुंचते हैं। बाकी सारे हंटर्स कंफ्यूज हैं कि भाई सू क्या करने वाला है यहाँ, इतना छोटा डंजन क्यों चुना। फिर वो देखते हैं कि सू बैक्यूनो को वो नया गॉन्टलेट पहनाता है और बोलता है, अब देख क्या कर सकता है ये। जैसे ही बैक गॉन्टलेट एक्टिवेट करता है, पूरा डंजन लिटरली हिल जाता है। वो मैजिक बीस्ट पे टूट पड़ता है। हर पंच में थंडर वाइब, हर हिट में एक्सप्लोजन सा इम्पैक्ट। बाकी हंटर्स एकदम स्टन्ड हैं। कोई कहता है, ये क्या हो रहा है? दूसरा बोलता है, सू बैक को फाइट करवा रहा है या अपना नया वेपन टेस्ट कर रहा है? चोंग जियो को सीधा पूछ लेता है, सू, ये बैक्यूनो मॉन्स्टर्स को क्यों मार रहा है? सू कामली जवाब देता है, मैं अपने नए इक्विपमेंट को टेस्ट कर रहा हूं जो मैंने अपनी एबिलिटी से खुद बनाया है। ये सुनकर चेयरमैन वू जिनचल लिटरली फ्रीज हो जाता है। तुमने अपनी एबिलिटी से इक्विपमेंट बनाया? लेकिन तुम्हारी पावर्स तो संजन वू जैसी थीं। वो तो समन्स कंट्रोल करते थे, आइटम्स नहीं बनाते थे। सू मुस्कुराता है, यस, थोड़ी सिमिलर है लेकिन थोड़ी डिफरेंट भी है। वो समझाने लगता है, मेरे फादर की शैडो आर्मी परमानेंट थी, उनके पास मिलियंस में सोल्जर्स थे, लेकिन मेरे शैडो सिर्फ एक दिन के लिए रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपने तरीके से कुछ नया ट्राई किया है। सब ध्यान से सुन रहे हैं। सू आगे कहता है, मैं अपने शैडो सोल्जर्स को इक्विपमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। वेपन्स, आर्मर, टूल्स जो हमेशा के लिए रहेंगे। और कुछ तो लेवल अप भी कर सकते हैं। चेयरमैन लिटरली डिसबिलीफ में। मतलब जो तूने बैग को दिया वो लेवल अप इक्विपमेंट है। चॉयजोंग हिन फौरन बोल पड़ता है, अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस हंटर ने वो पहना है वो मॉन्स्टर्स को हंट करके उस गियर को ऑपरेट कर सकता है? सू थोड़ा सोचकर बोलता है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि इसमें कुछ लिमिट्स या रिस्क हों, लेकिन ये आइडिया टेस्ट करने लायक है। अब कैमरा कट करता है बैक्यूनो पर। वो अब भी फाइट के बीचों बीच है। हर एक हिट के साथ उसकी स्पीड और इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। वो हंसते हुए चिल्लाता है, भाई सू, ये गॉन्टलेट तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा क्रेजी है। ऐसा लग रहा है जैसे पावर की कोई लिमिट ही नहीं है।
बाकी हंटर्स के चेहरों पर एकदम डिसबिलीफ और एक्साइटमेंट का मिक्स एक्सप्रेशन। एक कहता है कि अगर ये इक्विपमेंट सच में लेवल अप कर सकता है तो सू ने गेम ही बदल दिया। और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सू दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा है और बोलता है वो नेचुरली सीख रहा है, ये टेक्निक उस पर खुद ब खुद काम कर रही है। अब बैक बिना रुके मैजिक बीस्ट पे हमला कर रहा है, अटैक पे अटैक, लिटरली कॉम्बो चेन चलता जा रहा है। बाकी हंटर्स तो बस देख ही रहे हैं क्योंकि उसका हर मूव एक स्किल जैसा लग रहा है। सू धीरे से मुस्कुराने लगता है, उसे समझ आ जाता है कि उसका थ्योरी सही था। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप, बैक यू हैज लेवल्ड अप, लेवल 2 अनलॉक्ड। सू की आंखों में एक्साइटमेंट झलकती है, इट वर्कड। मतलब अब कंफर्म हो गया कि उसका शैडो इक्विपमेंट दूसरों के इस्तेमाल से भी लेवल अप कर सकता है। बैक योनो भी महसूस करता है कि उसकी बॉडी हल्की लग रही है, रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं, पावर बढ़ गई है। वो चौंक कर बोलता है, भाई ये गॉन्टलेट तो खुद इवॉल्व हो गया। अब सू सबको गैदर करता है और बोलता है, डंजन ब्रेक में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। उससे पहले मेरा टारगेट है कि मैं हर एक हंटर के लिए पर्सनलाइज्ड इक्विपमेंट बना दूं ताकि हम सब मिलके लड़ सकें। बाकी हंटर्स लिटरली शॉक्ड रह जाते हैं। रियाबिन बोलती है, वेट, तुम हमारे लिए इक्विपमेंट बनाओगे सीरियसली? सू मुस्कुराता है, हाँ ब्रो, इस बार हम सबको साथ लड़ना है। जो ट्रायल्स आने वाले हैं उनमें अकेले कुछ नहीं होगा। इट्स टाइम वी फाइट टुगेदर एंड प्रूव आवरसेल्व्स। बस ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। चॉय जोंग हिन बोलता है, मेरी फायर एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ बना सकता है? ताइक्यू भी कूद पड़ता है, ब्रो मेरे बो स्किल्स के लिए कुछ बनाना। फिर तो सबके सब सू को घेर लेते हैं, हर कोई एक्साइटेड, क्यूरियस, थोड़ा ग्रीडी भी। सू थोड़ा पीछे हटते हुए हंसता है, अरे भाई एक एक करके बोलो। चेयरमैन उजिनचुल ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। वो सोचता है, हंटर संगजिन वो की अथॉरिटी फ्लॉलेस थी, उसे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमेशा अकेले लड़ा। लेकिन सू, उसके पास लोगों को साथ लेकर चलने की पावर है। वो दूसरों को इंस्पायर करता है, लीड करता है। और यही फर्क है फादर और सन में। दोनों अपनी जगह लेजेंड्स हैं। वो धीरे से कहता है, इस बार शायद हम सबको मौका मिले संगजिन वू के बेटे के साथ खड़े होकर लड़ने का। अब फ्रेम में सारे हंटर्स खड़े हैं, सू के पीछे कॉन्फिडेंट फेसेस, पावर वाइब्स, यूनिटी दिखती है। और इसी इमोशनल येट पावरफुल मोमेंट पर चैप्टर खत्म होता है। 6 दिन बाकी हैं डंजन ब्रेक के लिए और एस रैंक बॉस का सामना अब करीब है। नेक्स्ट वीक वाला चैप्टर एकदम धमाका होने वाला है ब्रो। सू की शैडो फॉर्जिंग एबिलिटी अब असली वॉर फॉर्म में टेस्ट होगी। तो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो भाई लाइक ठोक दो, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में वाइट टाइगर फिस्ट आर्क ऑफिशियली शुरू होने वाला है। सी यू नेक्स्ट वीक, इट्स गॉन बी लेजेंडरी।